गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग के लिए क्वेश्चन लेकर आए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो कृपया करके देखो, समझो। जो चीज़ ना समझ में आए कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आप लोग को बता दिया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टोटल 30 क्वेश्चन है। पेपर सोल्व चल रहा है, तो कृपया करके ज़रूर से आप लोग समझो बूझो। जो चीज़ ना समझो ज़रूर से आप लोग पूछो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, नहीं तो टेलीग्राम में जुड़ जाइए, टेलीग्राम में पूछने की कोशिश करो। जो क्वेश्चन गलत आया तो कोई प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो उस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट मारो, स्क्रीनशॉट मार के आप टेलीग्राम में आके शेयर कर सकते हो, आप लोग को वहाँ पे बता दिया जाएगा। अब पर डे आप लोग को मॉक टेस्ट देने को मिल रहा है यूट्यूब चैनल पे, तो आप लोग पर डे मॉक टेस्ट लगाएं ज़रूर से। चलो चलते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन दिखाते हैं आप लोग का कैसा कैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा हटके है, थोड़ा ध्यान देने का, आप लोग घबराना नहीं है। आप लोग देखो, पहला नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध गियर ड्राइविंग में गियर अनुपात का समीकरण देता है। यानी निम्नलिखित में से कौन सा संबंध गियर ड्राइविंग में गियर अनुपात का समीकरण देता है। ये ऑप्शन देखिए क्या लिखा है, यानी ड्रिवेन गियर पर दांतों की संख्या प्रति ड्राइविंग गियर पर दांतों की संख्या। बी ऑप्शन देखेंगे, ड्रिवेन गियर पर दांतों की संख्या इंटू ड्राइविंग गियर पर दांतों की संख्या। सी ऑप्शन देखेंगे, ड्रिवेन गियर पर दांतों की संख्या प्लस ड्राइविंग गियर पर दांतों की संख्या। डी ऑप्शन देखेंगे, ड्रिवेन गियर पर दांतों की संख्या माइनस ड्राइविंग गियर पर दांतों की संख्या। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखा जाए तो पहला नंबर का हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा जो सही हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ड्रिवेन गियर पर दांतों की संख्या प्रति ड्राइविंग गियर पर दांतों की संख्या। हमारा फर्स्ट ऑप्शन से जो हो जाएगा यहाँ पे। चलो एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल में देखा जाए तो क्या लिखा है एग्जाम्पल में यहाँ पे, यानी गियर ड्राइविंग में गियर अनुपात समीकरण ए ऑप्शन हमारा सही है। ड्रिवेन गियर पर दांतों की संख्या प्रति ड्राइविंग पर गियर की दांतों की संख्या से दिखाया जाता है। उसका व्याख्या में देखा जाए तो क्या लिखा है, गियर अनुपात, यानी गियर अनुपात क्या लिखा है इसमें, यह दो गियर के बीच में गति और टॉर्क के अनुपात को दर्शाता है। यानी दो गियर के बीच में टॉर्क को, यानी टॉर्क के अनुपात को दर्शाता है। दो गियर के बीच में क्या होता है, टॉर्क होता है, टॉर्क को अनुपात बोलते हैं, अनुपात हमारा दर्शाता है वहाँ पे। यानी ड्राइविंग गियर देखेंगे, यह वह गियर है जो गति को प्रदान करता है। यानी यह वह गियर है जो गति को प्रदान करता है। उसके बाद देखेंगे ड्रिवेन गियर, ड्रिवेन गियर क्या होता है, यह वह गियर है जो गति को प्राप्त करता है, गति को प्राप्त करता है। यानी यानी अनुपात का गणना करेंगे, गियर अनुपात की गणना करेंगे। गियर अनुपात की गणना के लिए आप ड्रिवेन गियर पर दांतों की संख्या को ड्राइविंग गियर पर दांतों की संख्या से विभाजित करते हैं। यानी उदाहरण में देखेंगे, उदाहरण में क्या लिखा है हमारा, देखा जाए तो यह ड्राइविंग गियर में जैसे, यानी यदि ड्राइविंग गियर में 10 दांत है और ड्रिवेन में 20 दांत है, तो गियर अनुपात 2:1 होगा, जिसका अर्थ है कि ड्रिवेन गियर ड्राइविंग गियर के तुलना में 2 गुना धीमा से घूमता है। यानी जैसे मान लीजिए ये 20 है, इसमें हमारा कितना है, 20 दांत है, इसमें 10 दांत है ना, इसमें 10 दांत है, तो ये हमारा एक राउंड मारेगा, तब तक हमारा 10 नंबर वाला जो गियर दांत है वो 2 राउंड मारना पड़ेगा उसको। यानी छोटी गियर जो है हमारी 10 है, वो 20 के तुलना में हमको 2 बार घूमना पड़ेगा, वो एक बार ही घूमेगा 20 नंबर का जो दांतें हैं। समझ आ रहा है आप लोग को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, दूसरा क्वेश्चन में क्या लिखा है देखा जाए तो दूसरा क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा पावर ट्रांसमिशन ड्राइव का एक प्रकार है जिसका उपयोग आमतौर पर सुपर चार्जर को चलाने के लिए किया जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बोला देखो, यानी निम्नलिखित में से कौन सा पावर ट्रांसमिशन ड्राइव का एक प्रकार है जिसका उपयोग आमतौर पर सुपर चार्जर को चलाने के लिए किया जाता है। ए ऑप्शन देखेंगे रोप ड्राइविंग, बी ऑप्शन देखेंगे शाफ्ट ड्राइविंग, सी ऑप्शन देखेंगे बेल्ट ड्राइविंग, उसके बाद डी में देखेंगे इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे देखा जाए तो दूसरा का हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बेल्ट ड्राइव हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे, एग्जाम्पल में देखा जाए तो क्या लिखा है,
एग्जाम्पल में देखा जाए तो क्या लिखा है एग्जाम्पल में यहाँ पे, सुपर चार्जर को चलाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सबसे आम प्रकार का पावर ट्रांसमिशन ड्राइव यानी सी बेल्ट ड्राइव है। यानी सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही था। तो सी ऑप्शन में क्या लिखा था, बेल्ट ड्राइव। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ अत्यधिक विस्तृत विवरण दिया गया है, यानी जो हमारा क्वेश्चन उसको अच्छी तरह से समझाया गया है। यानी बेल्ट ड्राइव होता है क्या है, बेल्ट ड्राइव पुल्ली और एक लचीली बेल्ट का उपयोग करके दो या अधिक शाफ्ट के बीच शक्ति संचालन करने के एक बहुमुखी और कुशल तरीका से सुपरचार्जर अनुप्रयोग, यानी देखा जाए तो इसमें हमारा सुपरचार्जर अनुप्रयोग यानी ऑटोमेटिक अनुप्रयोग में बोल्ट ड्राइव का उपयोग इंजन के क्रैंकशाफ्ट को सुपरचार्जर से जोड़ने के लिए किया जाता है। क्रैंकशाफ्ट को सुपरचार्जर से जोड़ने के लिए किया जाता है, जिससे सुपरचार्जर को इंजन की घूर्णन गति द्वारा संचालित किया जा सके। यानी जिससे सुपरचार्जर को इंजन की घूर्णन गति द्वारा संचालित किया जा सके। चलो ये भी हो गया, समझ में आ रहा है आप लोग को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा देखा जाए तो 3 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का फ्रिक्शन क्लच नहीं है। यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का फ्रिक्शन क्लच नहीं है। ये ऑप्शन देखेंगे सिंगल प्लेट क्लच, बी ऑप्शन देखेंगे कोन क्लच, सी ऑप्शन देखेंगे अप केंद्रीय क्लच, डी ऑप्शन देखेंगे तरल फ्राईव्हील। भाई फ्राईव्हील तो नहीं होती है हमारी क्लच, फ्राईव्हील जो है हमारी क्लच नहीं होती है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा भाई, देखा जाए तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, तरल फ्राईव्हील हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो एग्जाम्पल देखेंगे इसका। एग्जाम्पल में देखा जाए तो एग्जाम्पल में क्या लिखा है, द्रव फ्राईव्हील जिससे द्रव युग्मक के रूप में भी जाना जाता है, पावर ट्रांसमिशन के लिए हाइड्रोलिक दबाव का उपयोग करता है और यह घर्षण क्लच नहीं है और एक विकल्प सिंगल प्लेट क्लच, कोन क्लच और सेंट्रीफ्यूगल क्लच सभी घर्षण के आधार पर काम करते हैं। यानी जितने भी क्लच है सब घर्षण पे ही काम करते हैं, फ्राईव्हील पे घर्षण का काम करते हैं, लेकिन फ्राईव्हील हमारे क्लच नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, चौथा नंबर क्वेश्चन में देखा जाए तो चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है देखा जाए तो, यानी पहियों को रोलिंग प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पैरामीटर के सीधा अनुपातिक है। यानी पहिए का रोलिंग प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पैरामीटर के सीधे अनुपातिक है। ए ऑप्शन देखेंगे लेड, बी ऑप्शन देखेंगे गति, सी ऑप्शन देखेंगे तरल, डी ऑप्शन देखेंगे इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो सही हो जाएगा पहला ऑप्शन सही होगा, लेड। एग्जाम्पल देखेंगे इसका। एग्जाम्पल में देखा जाए तो एग्जाम्पल में क्या लिखा है देखा जाए तो, पहिए का रोलिंग प्रतिरोध उन पर लगाए गए भार को सीधा अनुपातिक होता है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन में देखा जाए तो 5वां क्वेश्चन में क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी टॉर्क की इकाई है। निम्नलिखित में से कौन सी टॉर्क की इकाई है। ये ऑप्शन देखेंगे न्यूटन इंटू मीटर, बी ऑप्शन देखेंगे किलो माइनस वाट, सी ऑप्शन देखेंगे न्यूटन प्रति मीटर, डी ऑप्शन देखेंगे किलो वाट मीटर। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, न्यूटन इंटू किलोमीटर हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो एग्जाम्पल देखेंगे इसका। एग्जाम्पल में देखा जाए तो हमारा टॉर्क की इकाई ए न्यूटन इंटू मीटर है। यानी टॉर्क में देखा जाए तो क्या है, यह एक बल फोर्स का माप है जो किसी वस्तु को किसी अक्ष के चारों ओर घुमाने का प्रयोग करता है। न्यूटन इंटू मीटर। इसमें यह टॉर्क की एसआई इकाई है जिसका एनएम या केजी
m² प्रति s² 2 भी दर्शाया जाता है। विकल्प में देखा जाए तो किलोवाट शक्ति पावर की इकाई है। न्यूटन किलोमीटर प्रति यानी बल प्रति मीटर यानी फोर्स पर मीटर यानी फोर्स पर मीटर की इकाई है। यानी किलोमीटर यानी शक्ति प्रति मीटर यानी पावर पर मीटर की इकाई है। समझ में आ रहा आप लोग कि नहीं यार? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो 7वां नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? 7वां क्वेश्चन में यानी कार्नो चक्र हीट इंजन में यदि स्रोत का तापमान बढ़ा दिया जाता तो दक्षता खाली जगह यानी कार्नो चक्र हीट इंजन में यदि स्रोत का तापमान बढ़ा दिया जाता है तो दक्षता खाली जगह ए ऑप्शन देखेंगे बढ़ती है, बी ऑप्शन देखेंगे घटती है, सी ऑप्शन देखेंगे वह रहती है, डी ऑप्शन देखेंगे इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, यानी बढ़ती है यानी दक्षता जो है बढ़ती है। चलो एग्जाम्पल देखेंगे इसका। एग्जाम्पल में देखा तो कार्नो चक्र हीट इंजन में यदि स्रोत का तापमान बढ़ाया जाता है तो दक्षता बढ़ती है, दक्षता जो है बढ़ती है। ये ऑप्शन हमारा सही होगा। व्याख्या में देखा है तो कार्नो चक्र की दक्षता स्रोत और लिंक तापमान के यानी अंतर पर निर्भर करती है। दक्षता का सूत्र है दक्षता 1 - कोष्टक TC प्रति TH कोष्टक बंद डैश, जहाँ TC लिंक का तापमान है और TH स्रोत का तापमान है। TC जो है लिंक का तापमान है यानी सिंक का तापमान है और TH क्या है? स्रोत का तापमान है। यानी सिंक का तापमान क्या है? TC, यानी TH का तापमान क्या होता है? स्रोत का तापमान। उसका यदि स्रोत का तापमान TH बढ़ता है तो T प्रति C यानी TC प्रति TH का मान घटता है, जिससे तापमान 1 - कोष्टक TC प्रति TH बढ़ती है। इसीलिए स्रोत का तापमान बढ़ाने से कार्नो चक्र की दक्षता बढ़ती है। 7वां नंबर क्वेश्चन देखा है तो 7वां क्वेश्चन में क्या लिखा है? 7वां नंबर क्वेश्चन में देखा है तो निम्नलिखित में से कौन सी कार्नो चक्र में होने वाली प्रक्रिया है? यानी निम्नलिखित में से कौन सी कार्नो चक्र में होने वाली प्रक्रिया है? ये ऑप्शन देखेंगे आइसोथर्मल प्रसार, बी ऑप्शन देखेंगे यानी आइसोट्रोपिक प्रसार, सी ऑप्शन देखेंगे आइसोट्रोपिक संपीड़न, डी ऑप्शन देखेंगे आइसोबैरिक प्रकार यानी प्रसार। तो यहाँ पे हमारा जो सही हो जाएगा आइसोबैरिक प्रकार, हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, यहाँ पे देखने के लिए सही हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल में देखा जाए तो क्या लिखा है? यानी एग्जाम्पल में देखा जाए तो क्या लिखा है? कार्नो चक्र में दो संतापी और 2 वृद्धुष्य प्रक्रिया शामिल होती है, जो अर्थ समुदायीय विस्तार कार्नोट चक्र में एक प्रक्रिया नहीं है। यहाँ इसका विवरण दिया गया है, उसका विवरण में आप लोग देख लो। यहाँ पे वीडियो को रोक रोक के आप लोग देख लेना। एग्जाम्पल उतना टाइम नहीं बचा भाई कि मैं एग्जाम्पल बता पाऊँ अच्छा से, है ना भाई। मैं क्वेश्चन हल करा देता हूँ, एग्जाम्पल आप लोग देख लेना। चलो 58वां क्वेश्चन देखा है तो 58वां क्वेश्चन क्या लिखा है? वाहन एयर कंडीशनिंग में निम्नलिखित में से कौन सा प्रशीतन चक्र प्रयोग किया जाता है? यानी वाहन एयर कंडीशनिंग में निम्नलिखित में से कौन सी प्रशीतन यानी चक्र प्रयोग किया जाता है? ये ऑप्शन देखेंगे वाष्प अवशोषण चक्र, बी ऑप्शन देखेंगे वाष्प संपीड़न चक्र, सी ऑप्शन देखेंगे ब्रेटन चक्र, डी ऑप्शन देखेंगे रैंकिंग चक्र।
तो यहाँ पे हमारा जो सही हो जाएगा बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही, वाष्प संपीड़न चक्र, वाष्प संपीड़न चक्र हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लो इसका। एग्जाम्पल देखा तो बाहर एयर कंडीशनिंग में वाष्प संपीड़न चक्र का यानी वेपर कंप्रेशन सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है। उसके नीचे देख लो आप लोग, पूरा अच्छा से यानी डिस्टेंस समझाया गया है, देख लो अभी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में देखा है तो 9 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, ऑटो चक्र में संपीड़न अनुपात में वृद्धि से तापीय क्षमता खाली जगह है, यानी ऑटो चक्र में संपीड़न अनुपात में वृद्धि से तापीय क्षमता है। ए ऑप्शन देखेंगे बढ़ती है, बी ऑप्शन घटती है, सी ऑप्शन देखेंगे वही रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ए ऑप्शन सही होगा, बढ़ती है। यानी ऑटो चक्र में संपीड़न अनुपात में वृद्धि से तापीय क्षमता बढ़ती है। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल देखो आप लोग। ऑटो चक्र में संपीड़न अनुपात में वृद्धि से तापीय क्षमता बढ़ती है। व्याख्या देख लो आप लोग, व्याख्या देखो यहाँ पे दिया है, व्याख्या देख लो आप लोग अच्छा से, वीडियो को रोक के। चलो आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन में देखा है तो 10वां क्वेश्चन में क्या लिखा है, ऑटो साइकिल इंजन को किस नाम से भी जाना जाता है, यानी ऑटो साइकिल इंजन को किस नाम से भी जाना जाता है। ये ऑप्शन देखेंगे इंजन यानी एसआई इंजन, बी ऑप्शन देखेंगे सीआई इंजन, सी ऑप्शन देखेंगे एचसीसीआई इंजन, डी ऑप्शन देखेंगे इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो सही हो जाएगा कौन सा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन एसआई इंजन, एसआई इंजन। चलो इसका भी एग्जांपल दिखा देते हैं आप लोग को। इसका एग्जांपल देखा है तो ऑटो यानी ऑटो साइकिल इंजन में इंजन को एसआई इंजन के नाम से भी जाना जाता है, यानी ऑटो साइकिल इंजन को एसआई इंजन के भी नाम से भी जाना जाता है। आगे एग्जांपल आप लोग देख लो यहाँ पे, वीडियो को रोक के। हमारा 11 नंबर क्वेश्चन देखा है तो 11 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, 11 नंबर क्वेश्चन में देखा है तो 2 स्ट्रोक इंजन में सिलेंडर से निकास गैस के बाहर निकालने और ताज़ी हवा को बदलने की प्रक्रिया करती है, यानी कहलाती है। यानी 2 स्ट्रोक इंजन में सिलेंडर से निकास गैस को बाहर निकालने और ताज़ी हवा को बदलने की प्रक्रिया करती है। ए ऑप्शन देखेंगे इग्निशन, बी ऑप्शन देखेंगे इंजेक्शन, सी ऑप्शन देखेंगे इंजन क्रैंकिंग, सी ऑप्शन देखेंगे ई, डी ऑप्शन है रेचन। तो यहाँ पे हमारा जो सही हो जाएगा कौन सा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन का भी एग्जाम्पल आप लोग को देखने को मिल जाएगी। 11 नंबर क्वेश्चन का एग्जाम्पल आप लोग को टेलीग्राम में मिल जाएंगे देखने के लिए, और अभी अब मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देख लो, टेलीग्राम में आके आप लोग कमेंट करके देख लेना। आप लोग यहाँ पे देखो लिखा है 2 स्ट्रोक इंजन में सिलेंडर से निकास गैस को बाहर निकालना और ताज़ी हवा बदलने की प्रक्रिया स्कैवेंजिंग करता है, यानी कहते हैं। इसीलिए विकल्प हमारा जो है डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया है, 12 नंबर क्वेश्चन में देखा है तो क्या दिया है, 12 नंबर क्वेश्चन में एक चतुस्ट्रोक इंजन में एक पावर स्ट्रोक क्रैंकशाफ्ट से कितने चक्कर के बराबर होता है, यानी एक चतुस्ट्रोक स्ट्रोक इंजन में एक पावर स्ट्रोक को क्रैंकशाफ्ट के कितने चक्कर के बराबर होता है। ए ऑप्शन देखेंगे 1, बी ऑप्शन 2, सी में देखेंगे 1 से 1 और आधा 1.5 यानी। तो यहाँ पे हमारा जो सही हो जाए कौन सा, तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा बी ऑप्शन हमारा सही होगा 2। चलो एग्जाम्पल दिखाते हैं आप लोग को। एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे, यानी 4 स्ट्रोक इंजन में एक पावर स्ट्रोक क्रैंकशाफ्ट के 2 चक्कर के बराबर होता है। इसलिए उत्तर हमारा कौन सा सही था,
बी ऑप्शन हमारा वहाँ पे सही था। यानी 4 स्ट्रोक इंजन में शक्ति 4 संचालन प्रति स्ट्रोक के माध्यम से उत्पन्न होती है। यानी पहला होता है हमारा प्रवेश, दूसरा होता है दबाव, तीसरा होता है शक्ति, चौथा होता है निकास। यानी हमारा जो है एयर प्रवेश करता है, ठीक, उसके दबाता है, एयर को दबाता है, फिर एयर में आग लगती है, यानी अपना डीजल डालते हैं या पेट्रोल डालते हैं, उसको आग लगती है तो वो शक्ति देती है, यानी उससे हमें शक्ति मिलती है और हमें इंजन नीचे ढकेलता है, पिस्टन हमारा नीचे ढकेलता है, तो नीचे ढकेल के फिर हम ऊपर से निकाल दें उसको, बहुत वाल अपना खुल जाता है, वाल से बाहर निकल जाता है, बहुत निकास एग्जॉस्ट हो जाता है। लेकिन शक्ति जो है नीचे की इंजन ढकेलता है तब उसे शक्ति देते हैं। नीचे ढकेल दिया पूरा तो एक राउंड घूमने की कोशिश करेगा, जब राउंड घूमेगा तो ऑटोमेटिक घूमना इंजन स्टार्ट कर देगा वहाँ पे। इसको याद रखना आप लोग, प्रवेश, दबाव, शक्ति, निकास, ये 4 ऑप्शन हमारा है, चारों में है ए सही है, ये चारों ऑप्शन हमारा याद रखना हमेशा हमेशा। कभी भी आप कहीं पे इंजन के बारे में जानकारी चाहिए तो इसको याद रखना आप लोग। यानी प्रवेश पहला होता है, दूसरा दबाव होता है, तीसरा शक्ति होती है, चौथा निकास होता है, यानी चौथी बार में निकाल दिया जाता है एयर को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, 13 नंबर क्वेश्चन में देखा है तो 13 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जब इनलेट वाल्व को शीर्षक हेड सिलेंडर की तुलना में कुछ डिग्री पहले खोलने के लिए बनाया जाता है, जो हवा प्रति वायु ईंधन के मिश्रण को सिलेंडर की उच्च क्षमता तक भरने में क्षमता बनाता है। ये ऑप्शन देखेंगे यानी वाल्व ओवरलैंप, बी ऑप्शन देखेंगे वाल्व लैग, सी ऑप्शन देखेंगे वाल्व लीड, डी ऑप्शन देखेंगे वाल्व लैपिंग। तो यहाँ पे हमारा जो सही हो जाएगा वाल्व लीड, हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, सी ऑप्शन अपना यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देख लो, बहुत लंबा तमा है तो इसलिए मैं इसको नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत कम है, वीडियो को रोक के देख लेना आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या दिखा है, 14 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सक्शन स्ट्रोक के दौरान फायर स्ट्रोक स्पार्क इग्निशन इंजन में दहन कक्ष के अंदर प्रवेश करता है। ए ऑप्शन देखेंगे एयर फ्यूल, बी ऑप्शन देखेंगे एयर फ्यूल लुब्रिकेशन ऑयल, सी ऑप्शन देखेंगे वल्ली एयर, डी ऑप्शन देखेंगे एयर यानी एयर प्लस लुम्बोरिनिंग ऑयल यानी स्नैक। तो 14 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा, 14 नंबर कौन सा सही हो जाएगा भाई देखा जाए तो 14 नंबर का हमारा जो है फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, वायु प्लस ईंधन, वायु प्लस तो इसका हमारा जो सही ऑप्शन था कौन सा था सही, हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल देख लो यहाँ पे, यानी 4 स्ट्रोक स्पार्क इग्निशन इंजन में सक्शन स्ट्रोक के दौरान ए वायु प्लस ईंधन दहन कक्ष में प्रवेश करता है, पिस्टन के नीचे की ओर से बढ़ने पर यह मिश्रण सिलेंडर को यानी मिश्रण सिलेंडर में खींचा जाता है जिसे वैक्यूम बनता है। इससे विपरीत डीजल इंजन सक्शन स्ट्रोक के दौरान केवल हवा का स्नैक करते हैं, बाद में ईंधन इंजन किया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग आईसी इंजन की कनेक्टिंग रोड में प्रयुक्त क्रॉस माइनस सेक्शनल आकार के रूप में किया जाता है। यानी निम्नलिखित में से किसका उपयोग आईसी इंजन की कनेक्टिंग रोड में प्रयुक्त क्रॉस सेक्शनल आकार के रूप में किया जाता है। ए ऑप्शन देखेंगे टी शेप में, सी ऑप्शन देखेंगे एल शेप में, बी ऑप्शन देखेंगे सी शेप में, डी ऑप्शन देखेंगे आई शेप में।
यहाँ पे एल हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। दो ऑप्शन गड़बड़ हुआ था, अभी देखो सही हो गया। यहाँ पे ध्यान दो आप लोग। तो इसका हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे देखा जाए तो 15 नंबर का हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा सही होगा। आई आकार का होता है, आई आकार का होता है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में देखा जाए तो क्या लिखा है? एग्जाम्पल में देखा जाए तो क्या लिखा है? आईसी इंजन की कनेक्टिंग रोड में इस्तेमाल किए जाने वाले क्रॉस सेक्शनल आकार आई आकार का है, इसलिए हमारा कौन सा डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे देखा जाए तो 15 नंबर का कौन सा डी ऑप्शन सही था? यहाँ पे आई आकार का होता है। और बाकी देखना है आप लोग को, तो वीडियो को रोक के देख लेना आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? 16 नंबर क्वेश्चन में देखा है तो 16 नंबर में निम्नलिखित में से किस इंजन के स्नेक यानी स्नेहक तेल में अधिकतम सनाता सीमा होती है, यानी सनाता सीमा होती है? यानी ए ऑप्शन देखेंगे 50W14, बी ऑप्शन देखेंगे 10W30, सी ऑप्शन देखेंगे 10W40, डी ऑप्शन देखेंगे 5W420, 5W यानी 20। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? 15W40, याद रखने का 50W40 हमारा। इसका एग्जाम्पल देख लो आप लोग, एग्जाम्पल देख लो आप लोग। एग्जाम्पल में देखा जाता है इनमें से SAE 15W40 इंजन के स्नेक तेल में सबसे अधिक सस्यांतता सीमा होती है, यानी सीमा होती है। यह एक 15W यानी 15W ठंड में और 40W यानी 40 जो है वो गर्मी के बीच में सेशन को कवर करता है। यानी तेल का ग्रेड देखेंगे यहाँ पे, यानी तेल के ग्रेड सेशन शीशा देखा जाता है यहाँ पे SAE 15W40 प्रति यानी 15W यानी ठंडे में 40 रहेगा तो गर्मी में। उसके बाद देख लो आप लोग, यहाँ पे सब लिखा है, सब ग्रेड लिख दिया हूँ, आप लोग देख लो समझ लो आप लोग वहाँ पे। फिर व्याख्या नीचे दिया गया है, व्याख्या में भी देख लेना। W होता है विंटर, W का मतलब क्या होता है? विंटर। SAE का मतलब यानी SAE का मतलब क्या होता है? सोसाइटी ऑफ यानी सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स। यानी SAE का मतलब क्या होता है भाई? सोसाइटी ऑफ यानी ऑटोमोटिव इंजीनियर। आप लोग देख लो, यहाँ पे वीडियो रोक के देख लेना आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे भी लिखा गया है, देख लो आप लोग, यहाँ पर अच्छा समझ जाएंगे आप लोग। दो जगह पे उदाहरण यहाँ पे मिल गया आप लोग को देखने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 17वें क्वेश्चन में क्या लिखा है? 17वें क्वेश्चन में क्या लिखा है? इनलेट वाल का आकार निकास वाल से खाली जगह है, यानी इनलेट वाल का आकार निकास वाल से खाली जगह है। ए ऑप्शन देखेंगे बड़ा, बी ऑप्शन देखेंगे छोटा, सी ऑप्शन देखेंगे समान, डी ऑप्शन देखेंगे इंजन के आकार के अनुसार बदलता रहता है। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे देखा जाए तो 17 नंबर का हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे देखा जाए तो 17 नंबर का हमारा जो है ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बड़ा आकार होता है थोड़ा सा, यानी इनलेट वाल का आकार निकास वाल से बड़ा होता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, एग्जाम्पल में देखा जाए तो प्रवेश वाल यानी इनटेक वैल्यू का आकार निकास वाल से एग्जॉस्ट वैल्यू से यानी आमतौर पर बड़ा होता है, यानी आमतौर पर बड़ा होता है। इसलिए उत्तर हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, बड़ा। ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, बड़ा। ठीक, उसका नीचे व्याख्या दिया गया, नीचे उसके नीचे देखेंगे उदाहरण भी दिया गया है। उदाहरण भी देख लो, व्याख्या भी देख लो आप लोग। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में देखा है तो क्या लिखा है? 18 नंबर क्वेश्चन में देखा है तो निम्नलिखित में से कौन सी CRDI का सही पूर्व रूप है? यानी निम्नलिखित में से कौन CRDI का सही पूर्व रूप है? यह ऑप्शन देखेंगे कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन, यानी कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। बी ऑप्शन देखेंगे कॉमन्स रेल डायरेक्ट इंजेक्शन इग्निशन, यानी
सी ऑप्शन देखेंगे कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। डी ऑप्शन देखेंगे कॉमन रेल डिफ़ॉल्ट इंजेक्शन। तो इसके में हमारा कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे? CRDI का मतलब क्या होता है? CRDI का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? CRDI का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन होता है, यानी कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। कहाँ पे है भाई हमारा? सी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल इसका देखो आप लोग, एग्जाम्पल आप लोग को देखने को मिल रहा है यहाँ पे। CRDI का सही पूर्व रूप सी कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन कहा जाता है। ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, सीधा सीधा सफा सफा। CRDI का सही पूर्व रूप है, यानी फुल फॉर्म क्या है उसका? कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन है। और बकिया देखना है आप लोग को तो वीडियो को रोको। 19 नंबर क्वेश्चन देखा है, तो 19 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? 19 नंबर क्वेश्चन में देखा क्या लिखा है? संपीड़न स्ट्रोक के दौरान संपीड़न रिंग को किससे दबाया जाता है? ए ऑप्शन देखेंगे सिलेंडर की दीवार से, बी ऑप्शन देखेंगे नाली के ऊपर, सी ऑप्शन देखेंगे नाली के भीतर भाग, डी ऑप्शन देखेंगे उपयुक्त सब भी। तो यहाँ पे हमारा जो सही हो जाएगा कौन सा भाई? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सिलेंडर वाल, यानी सिलेंडर की दीवार हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सिलेंडर की दीवार। या इसमें देखा तो सिलेंडर वाल, सिलेंडर की दीवार कट गया, सॉरी, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही था यार, सॉरी। चलो एग्जाम्पल देख लो इसका। एग्जाम्पल में देखा जाए तो क्या लिखा है? संपीड़न स्ट्रोक के दौरान संपीड़न रिंग के सिलेंडर की दीवार और नाली के ऊपर दबाया जाता है, यानी संपीड़न स्ट्रोक के दौरान संपीड़न रिंग को सिलेंडर की दीवार और नाली के ऊपर दबाया जाता है। बीस नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है देखा जाए तो V8 इंजन के मामले में क्रैंक थ्रो के बीच का कोण होता है, यानी V8 इंजन के मामले में क्रैंक थ्रो के बीच का कोण होता है। ए ऑप्शन देखें 45 डिग्री, बी ऑप्शन देखें 90 डिग्री, सी ऑप्शन देखें 180 डिग्री, डी में देखें 120 डिग्री। कितनी होती है भाई? ये हमारे 90 डिग्री होती है, 90 डिग्री होती है। V8 इंजन के मामले में क्रैंक थ्रो के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। चलो एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में देखा है क्या लिखा है हमारा? एग्जाम्पल में 90 डिग्री है वे, यानी V8 इंजन में क्रैंक थ्रो आमतौर पर एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर व्यवस्थापित होते हैं, जो सड़क कार के लिए सबसे आम। उसके बाद आगे क्या है? कट गया ना, हाँ, विन्यास है। उसके नीचे देख लो आप लोग, यहाँ पे ये सब क्या लिखा है आप लोग समझ लो यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो 21 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? 21 नंबर क्वेश्चन में देखा है तो क्या लिखा है? 3000 आरपीएम पर चलने वाले 4 स्ट्रोक इंजन के दूसरे सिलेंडर का इनटेक वाल्व 1 मिनट में कितनी बार खुलेगा, यानी कि कितनी बार खुलता है? 3000 आरपीएम पर चलने वाले 4 स्ट्रोक इंजन के दूसरे सिलेंडर का इनटेक वाल्व 1 मिनट में कितनी बार खुलता है? ये हमारा देखा तो 10,000, 1000, बी में देखें तो 1500, सी में देखेंगे 3000, डी में देखेंगे 8000। तो यहाँ पे हमारा जो सही हो जाएगा कितना हो जाएगा भाई? 1500 बार खुलेगा। 3000 का अदा कर देंगे, आ जाएगा आपका 1500 बार खुलेगा। 4 स्ट्रोक इंजन में 4 राउंड में 2 राउंड बनता है ना, 4 राउंड में 2 राउंड बनता है। एक तो पहले क्या होता है, देखो आपको बता रहा हूँ मैं। पहला में क्या करता है? एयर लेता है, ठीक, उस समय इनटेक वाल्व काम करेगा। उससे जब बाहर करना रहेगा तब काम करेगा दूसरा, एग्जॉस्ट करना पड़ेगा। तो 2 ही बार लेता है ना,
4 राउंड में 2 बार लेता है, तो यहाँ कितना 3000 है, 3000 का अदा कर दो सीधा, 1500 आ जाएगा, 1500 बार, यही ना आएगा। 1 मिनट में कितनी बार लेता है भाई, 1500 बार। चलो इसका एग्जाम्पल देख लो आप लोग, यहाँ पे सब यहाँ पे जोड़ा घटाया गया है। आप लोग को देखो किधर भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, बस आप लोग ध्यान दो थोड़ा से। 3000 आरपीएम पर चलने वाले 4 स्ट्रोक इंजन के दूसरे सिलेंडर का इनटेक वाल्व 1 मिनट में 1500 बार खुलेगा, यानी कितना बार, 1500 बार खुलेगा वो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में देखा है, तो 22 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यागामी गति को उलट देता है। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यागामी गति को उलट देता है। ए ऑप्शन देखेंगे पिस्टन, बी ऑप्शन देखेंगे कनेक्टिंग रोड, सी ऑप्शन देखेंगे क्रैंकशाफ्ट, डी ऑप्शन देखेंगे आर्म यानी रोकर आर्म। तो यहाँ पे हमारा जो सही हो जाएगा कौन सा, क्रैंकशाफ्ट हमारा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्रैंकशाफ्ट। चलो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो आप लोग। यानी खोज परिणाम के आधार पर एक प्रणाली जो प्रत्यागामी गति का उलट देती है वह क्रैंकशाफ्ट है, वह क्रैंकशाफ्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन में देखा है, तो 23 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, ऑटोमोबाइल कार में इनटेक वाल्व का खुलने का समय अत्यधिक है तो इसका परिणाम होगा। यानी यदि ऑटोमोबाइल कार में इनटेक वाल्व का खुलने का समय अत्यधिक है तो इसका परिणाम होगा, क्या होगा भाई। ये ऑप्शन देखेंगे वायु ईंधन मिश्रण अत्यधिक प्रवेश, बी ऑप्शन देखेंगे सिलेंडर का दबाव कम होना, सी ऑप्शन देखेंगे दहन कक्ष में शोष निकास गैसों को बाहर निकालना, डी ऑप्शन देखेंगे अतिरिक्त निकास गैसों का पुनः संकरण। तो यहाँ पे हमारा जो सही हो जाएगा कौन सा, ए ऑप्शन सही जाएगा, यानी वायु ईंधन मिश्रण का अत्यधिक प्रवेश होना, हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आप लोग को एग्जाम्पल भी दिखा देते हैं, यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे। यानी यदि ऑटोमोबाइल कार में इनटेक वाल्व खोलने का लीड अत्यधिक है तो इसका परिणाम वायु ईंधन मिश्रण का अत्यधिक प्रवेश होगा। यहाँ पे देखा जाए तो वायु ईंधन मिश्रण का प्रवेश अत्यधिक प्रवेश होगा, ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही है, ये ऑप्शन यहाँ पे देखो दिया है। चलो 24 नंबर क्वेश्चन में देखा जाए तो 24 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, इंजन ओवरहीलिंग के दौरान जांच के लिए स्टेट मेटल रूल का उपयोग किया जाता है। यानी इंजन ओवरहीलिंग के दौरान जांच के लिए स्टेट मेटल रूल का उपयोग किया जाता है। ये ऑप्शन देखेंगे यानी वाल्व क्लियरेंस, बी ऑप्शन देखेंगे बेरिंग क्लियरेंस, सी ऑप्शन देखेंगे सिलेंडर हेड का ओवरपेच, डी ऑप्शन देखेंगे स्टेम क्लियरेंस। तो यहाँ पे हमारा जो सही हो जाएगा कौन सा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सिलेंडर हेड का ओवरपेच, सिलेंडर हेड का ओवरपेच हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसका भी एग्जाम्पल देख लो आप लोग, इसका भी एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया, एग्जाम्पल देख लो आप लोग। इंजन ओवरहीलिंग के दौरान सिलेंडर हेड के सी यानी सी ऑप्शन जो है वार पेच की जांच करने के लिए एक सीधी धातु के नियम का उपयोग किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन में देखा जाए तो क्या लिखा है, 25 नंबर क्वेश्चन में देखा है तो इग्निशन में देरी की अवधि लंबी की वजह से खाली जगह है। यानी इग्निशन में देरी की अवधि लंबी की वजह से खाली जगह है। ये ऑप्शन देखेंगे सुचारू दहन होगा, बी ऑप्शन देखेंगे दबाव बढ़ने की यानी
दबाव बढ़ने की क्रमिक दर बढ़ जाएगी, यानी दबाव बढ़ने की प्रक्रमिक दर बढ़ जाएगी। सी ऑप्शन देखेंगे इंजन के चलने में कठिनाई होगी। डी ऑप्शन देखेंगे निम्न शिखर दबाव होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? हमारा सी ऑप्शन सही होगा, इंजन के चलने में कठिनाई होगी, इंजन के चलने में कठिनाई होगी। हमारा कौन सा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। इग्निशन में देरी की अवधि लंबी की वजह से इंजन के चलने में कठिनाई होगी। हमारा कौन सा? सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलो इसका एग्जाम्पल देख लो आप लोग, यहाँ पे इंग्लिश में पूरा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? 26 नंबर क्वेश्चन में लिखा है तो इंजन में डीजल की नोक से बचने के लिए, यानी इंजन में डीजल की नोक से बचने के लिए ये ऑप्शन देखेंगे दहन की दर अधिक होगी। बी ऑप्शन देखेंगे इग्निशन में देरी अधिक होगी। सी ऑप्शन देखेंगे ऑटो इग्निशन बाद में होगा। डी ऑप्शन देखेंगे ऑटो इग्निशन जल्दी होगा। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑटो इग्निशन जल्दी होगा। इसका भी एग्जाम्पल देख लो आप लोग। इंजन में डीजल की आवाज़ से बचने के लिए ऑटो इग्निशन जल्दी होना चाहिए, इसलिए उत्तर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन देखा तो 27 नंबर क्वेश्चन देखा तो साइकिंग आरेख क्या दर्शाता है? यानी साइकिंग आरेख क्या दर्शाता है? ये ऑप्शन देखेंगे टॉर्क बनाम गति। बी ऑप्शन देखेंगे इंजन का ताप संतुलन। सी ऑप्शन देखेंगे हवा की खपत बनाम गति। डी ऑप्शन देखेंगे दक्षता बनाम ब्रेक पावर। तो यहाँ पे हमारा जो सही हो जाएगा बी ऑप्शन, इंजन का ताप संतुलन, यानी हॉट बैलेंस ऑफ द इंजन। हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो इसका एग्जांपल देख लो आप लोग। टाइपिंग करना भूल गए हिंदी में, इसलिए इंग्लिश में पूरा है। 28 नंबर क्वेश्चन देखा तो 28 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? कार्बोरेटर में वेंचुरी का कारण क्या होता है? यानी कार्बोरेटर में वेंचुरी के कारण क्या होता है? कार्बोरेटर में वेंचुरी के कारण क्या होता है? ये ऑप्शन देखेंगे वायु का वेग कम हो जाता है, नोजल पर दबाव पड़ जाता है। बी ऑप्शन देखेंगे ईंधन का प्रभाव कम हो जाता है। सी ऑप्शन देखेंगे मैनिफोल्ड वैक्यूम कम हो जाता है। डी ऑप्शन देखेंगे वायु वेग बढ़ जाता है, नोजल पर दबाव कम हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, वायु वेग बढ़ता है, नोजल पर दबाव कम होता है। ये हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग। चलो आप लोग वीडियो को रोक के देखना भाई। 29 नंबर क्वेश्चन देखा तो एक 6 सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन, यानी एक 6 सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन में 8000 आरपीएम पर चल रहा है। इस इंजन के लिए प्रति सेकेंड स्फूलिंग की संख्या क्या है? यानी एक 6 सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन में 8000 आरपीएम पर चल रहा है। इस इंजन के लिए प्रति सेकेंड स्फूलिंग की संख्या क्या होगा? तो इसका होगा ए ऑप्शन देखेंगे 400, सी ऑप्शन देखेंगे 800, डी ऑप्शन देखेंगे 4000, डी में देखेंगे 8000। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा? 4000 हो जाएगा हमारा। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल देख लो 29 नंबर का आप लोग।
यानी 8000 आरपीएम से चलने वाले 6 सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन के प्रति सेकेंड स्पर्श की संख्या 400 है, तो सही उत्तर हमारा 400 ही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन देखा है, तो लास्ट क्वेश्चन देखा जाए तो क्या है इसमें। देखो भाई, जिन लोगों ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर लो, बेल आइकन घंटा भी प्रेस कर दो, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोग को नोटिफिकेशन की जानकारी मिल सके। आप लोग को पर डे यूट्यूब चैनल पे मॉक टेस्ट मिलेंगे, तो मॉक टेस्ट ज़रूर से आप लोग दें। और आप लोग से की रिक्वेस्ट है, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करो उन भाई के पास जो तैयारी कर रहा है आईटीबीटी का, एसरो का, दिल्ली पुलिस का। उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। ये ऑप्शन में देखेंगे, यानी 30वां क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सा घटक बैटरी इग्निशन सिस्टम के डिस्ट्रीब्यूटर को चलाता है। यानी 30वां क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक बैटरी इग्निशन सिस्टम के डिस्ट्रीब्यूटर को चलाता है। ए ऑप्शन देखेंगे अतिरिक्त मोटर, बी ऑप्शन देखेंगे टेल पंप, सी ऑप्शन देखेंगे कैम सॉफ्ट, डी ऑप्शन देखेंगे फ्लाई व्हील। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन कैन सॉफ्ट। एग्जाम्पल देख लो इसका, बैटरी इग्निशन सिस्टम के वितरण को चलाने वाले घटक कैमशाफ्ट है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही है। तो हमारा क्वेश्चन ये समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों, टेक केयर। वीडियो को लाइक करके जाना आप लोग।